नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव जारी हैं और पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। अब 2 चरणों का मतदान बचा हुआ है और इसी के बीच में लगातार अमर उजाला की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रही है। आम लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच जिस तरह की बातें युवाओं को लेकर, उनके विकास, उनके भविष्य, उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर हो रही है, वो अपने आप को कहाँ पर खड़ा पाते हैं। चाहे सरकारें पहले की रही हों, अभी की रही हों, दावे-वादे सबके हैं। उनको क्या लगता है, किसके वादों या दावों में दम है, कौन बेहतर कर रहा है या क्या और बेहतर होना चाहिए, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश हम इन्हीं युवाओं से करेंगे। इस वक्त आपको हम बता दें, हरियाणा के हिसार में मौजूद हैं, बहुत अहम सीट है और हरियाणा की राजनीति में अगर आप 2-3 एपिसेंटर समझने की कोशिश करें तो उसमें से एक हिसार को भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार राजनीति की दशा-दिशा बदली है हरियाणा की और उसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ का युवा पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव है, तमाम चीज़ों को समझता भी है, अपने विकास, अपने मुद्दों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझता है। उनको क्या लगता है कि अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो उनके लिए बेहतर है, उनके भविष्य के लिए बेहतर है या कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए? यही सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित सर। रोहित, अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार आप लोग भी वोट डालेंगे। हुँ। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पहले तो मुद्दे किन-किन मुद्दों के बारे में आप लोग सोच रहे हैं या चर्चा होती है या लगता है? थोड़ा इधर आइए रोहित, कैमरे के सामने। मुद्दा तो विकास और रोजगार का है और एक दो जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है पिछले 10 सालों से जो हमें दिखाई दे रही है, वो भी एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। डिक्टेटरशिप किसकी? आप केंद्र की बात कर केंद्र रहे हैं? सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की। अब जैसे वो कह रहे थे कि अब हमारे यहाँ पे हरियाणा में नवीन जिंदल का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले वो उन पे अलग-अलग एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने ये घोटाला कर वो घोटाला कर दिया, अलग-अलग घोटालों का नाम लेते हैं। लेकिन वही जब नेता जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो उन पे सारे के सारे जो उन्होंने लगाए थे, तो वो सारे हट जाते हैं। नवीन जिंदल पर आरोप लगाए थे उन्होंने, तो वही नवीन जिंदल अब बीजेपी में आ गए हैं और वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन पर वो सारे मुद्दे खारिज कर दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं नेता हैं जो कि बीजेपी में चले गए हैं और बाद में फिर उनको वहां से टिकट दे दिया, बीजेपी में आती उनको टिकट मिल गया और सारे ईडी सीबीआई के सारे मुद्दे रद्द हो गए हैं। लेकिन मैंने कई बार सुना है, गृह मंत्री इस बारे में कहते हैं, जो सवाल आप कर रहे हैं बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग भी कई बार करते हैं, तो गृह मंत्री बार-बार ये जवाब देते हैं कि भाई आप देखिए कि कार्रवाई कहीं नहीं रुकी है, कार्रवाई चल रही है। तो हाँ, ये इसको उसी से मैंने भी सुना है, ये इंटरव्यू देखा था अब इसका अमित शाह का, तो वो बोल रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई चल रही है। पर लेकिन ऐसे बहुत से हैं कि वो क्लीन चिट दे देते हैं कि इन उनका घोटाला इनका नहीं मिला है, ऐसे है, वैसे है। और लेकिन जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनके ना होते भी खाई से निकाल के वो मुद्दे निकाल आते हैं और उनके ऊपर केस चलाते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और उनके खिलाफ केस। ऐसा आपको लग रहा है कि जो केसेस ईडी सीबीआई के हैं ऑपोजिशन के लीडर्स पे, वो बनाए हुए केसेस हैं या उनको एक तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है? बस ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ये ओपोजिशन को एक दबाने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की डिक्टेटरशिप चले और अगर इस साल और 5 साल और यदि ये बीजेपी की सरकार आ गई तो हमें तो लगता है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया के लिए होगी। नहीं, ये ज़रूर आपकी बात ठीक है, मुझे भी लगता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो देश का विकास कर रहे हैं, विदेशों में देश का नाम बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे ले आए, तमाम चीज़ें गिनवाती है। तो एक एक पक्ष तो वो चीज़ें हैं, दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं, तो इन सब के बीच कैसे चुनेंगे? नहीं, ये तो बस एक दिखाने की चीजें हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि मैंने अपना मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश का विकास कर दिया, ऐसे कर दिया। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये देख लो कि हमारा देश लगभग 171वें नंबर पर चल रहा है, जो कि 200 देशों में से 171वां हमारा एक अच्छा जो देश का दूसरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसमें 171वां प्रेस इंडेक्स में आना, जो ये बहुत खराब चीजें हैं। और जैसे अब कह रहे थे कि 56 इंच की सीना कह रहे थे वो, तो यहाँ पर अब ये चाइना पूरा गलवान घाटियां पूरा इंडिया के अंदर तक आ गया। तब उन्होंने अभी भी और ये नेपाल ने हाल ही में अपने नक्शे पर भारत के इलाकों का उपयोग किया है, तो भी इनका कोई एक बोल्ड स्टैंड नहीं है फिर भी और ये दिखाने-दिखाने चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। दिखाने-दिखाने की चीज़ें कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए, आप लोग सब हिसार के ही हैं, ये मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से हैं, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। कितना बदला, अब मैं रोहतक से कंपेयर कर लेता हूँ हिसार को, क्या दिखाई देता है बदलाव यहाँ? रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा एमपी साहब थे हमारे, अब तो नहीं, अब तो अरविंद शर्मा वहाँ पे। लेकिन जो उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में अपने विकास कार्य किए, वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आए, बहुत सारे मतलब आईआईएम वहाँ पे आया, सुकमा यूनिवर्सिटी वहाँ पे आई और बहुत सारे 1-2 और है जो मुझे नहीं पता है और होटल मैनेजमेंट का आया वहाँ पे। तो हैं कुछ सारे बहुत सारे जो कि दीपेंद्र हुड्डा ने वहाँ पे लाए और मेट्रो का कार्य यदि हुड्डा वहाँ पे अभी तक सीएम वो होते एमपी साहब होते हमारे, तो बहादुरगढ़ से रोहतक तक मेट्रो आने दी और लेकिन अब इस बीजेपी सरकार में वहाँ पर अरविंद शर्मा ने एक काम नहीं किया। अरविंद शर्मा किसी के कोई मर जाता है, कोई होता है तो वहाँ तक नहीं जाते, जबकि हमारे दीपेंद्र हुड्डा है वो
लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई भाईचारा, कोई हाथ पकड़े कहीं कहीं भी काम करवा ले उनसे। लेकिन अरविंद शर्मा कहीं कभी नहीं दिखे 10 सालों में, 5 सालों में। और तो यही है। यही है वहाँ का हाल। ठीक, एक बार अपना नाम बता दीजिए। रोहित हुड्डा। रोहित हुड्डा साहब हैं, रोहतक से हैं। हुड्डा साहब की बात कर रहे थे और अरविंद शर्मा की बात कर रहे थे, यहाँ का भी इन्होंने बताया। देखिए, सबकी बात आप सुन रहे हैं, रोहित की बात आपने सुनी। क्या वाकई वैसी स्थिति है, वाकई डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश हो रही है देश में, यही सिनेरियो है, या कुछ काम हो भी रहे हैं जिनके अब प्रधानमंत्री आते हैं या बीजेपी के नेता आते हैं तो वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं, कोई भी जो भी सरकार में रहेगा वो गिनाएगा, विपक्ष अपने आरोप लगाएगा, तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। और जैसा कि भारतीय राजनीति के परिवेश में हम देखा जाए तो ये तो जाहिर है कि कोई भी पार्टी अगर आ रही है, इतने बड़े देश पे अगर राज कर रही है, तो कुछ काम तो करेगी वो। और आगे जब दोबारा चुनाव आ रहे होंगे तो उन्हीं कुछ चुनिंदा कामों को हाईलाइट करके दिखाई जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरा जैसे मानना है कि जैसे दिखाया जा रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा मान बढ़ा है, भारत ने काफी ज्यादा कार्य किया है। तो यहाँ पे ये जो सच्चाई और जो दिखाए जाने के बीच का फर्क है, उसकी वजह से शायद काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है वोटरों के बीच में। उन्हें लगता है कि हाँ, इतना कुछ हो रहा है, जबकि हालांकि एक्चुअल में भी उतना कुछ ना हो रहा हो। जैसे अगर यूथ की बात की जाए तो हर पार्टी जो है वो बात कर रही होती है रोजगार की, वोट की और विकास की, इन सब की। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंत में जाके ये मुद्दे आ जाते हैं धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, जिससे ना तो आजकल की युवा खुश है, ना ही वो चाहते हैं। पर फिर ये कह सकते हैं भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ कमी मान सकते हैं कि अंत में ये चीजें ना चाहते हुए भी आ ही जाती है। और फिर उस चीज को जो आप एक पूरे देश के लेवल पे एक देश के पीएम होने के बाद, दो बार पीएम रहने के बाद, अगर फिर भी उन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं फॉर फर्दर गेनिंग योर वोट बैंक, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आपने अगर इतने कार्य करे तो आपको वहां पे जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों आप सिर्फ अपने विकास कार्यों को दिखा के उसके दम पे वोट नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ जैसे अगर युवाओं की बात की जाए तो जैसे सरकारी एग्जाम्स के घोटाले ले लीजिए, या फिर जो वैकेंसीज में कमी मान लीजिए, इवन डिफेंस सेक्टर मान लीजिए, काफी भारी कटौती की गई है। तो युवा जो है, जो पहले काफी ज्यादा उम्मीद से देखते थे कि ये होता था हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों में कि एक बार बच्चे ने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली तो नौकरी पक्की समझिए। आजकल ग्रेजुएट्स भीड़ में उतने ही लगे हुए हैं जितने अनपढ़ है। इनफैक्ट वो हैं जिन्होंने आगे पढ़ाई में खर्चा ना करके कुछ अपना कार्य किया, तो वो जीवन में कुछ ज्यादा बेहतर कर पा रहे, बजाय कि जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रह के सोचा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस कार्य में दावे वही किए जा रहे हैं, हर सरकार वही करती है। लेकिन यदि देखा जाए तो 10 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड है। और ये जो टाइम था, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो काफी ज्यादा ग्रोथ हुई, काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज आई है, एडवांसमेंट्स आई हैं, जिनमें अगर फायदा उठाया जाता तो उस लेवल की जो हमारे पास यूथ है, इवन केपेबल यूथ है, बट स्टिल अगर उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई तो ये सोचने की बात है कि कहाँ कमी रही है। अगर आपके दावे वही है कि हम अपना इतना अच्छा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा वो चीज फिर। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या बीजेपी है, ठीक है, सवाल बार बार हम बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं कि भाई 2 करोड़ नौकरियों का आपने वादा किया था हर साल, लेकिन बीजेपी कहती है कि सर सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती सबके लिए, क्योंकि आबादी का एक रेशियो है, युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है इस वक्त हमारे देश में। उनका कहना है कि हमने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं स्वरोजगार के लिए, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं ईपीएफओ का कि भाई उसमें कितने नए लोग बढ़ गए हैं, वो भी आप देखिए, उनको भी नौकरी मिल रही है, बहुत सारे लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर कुछ मिलती है आप लोगों को जानकारी? कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हो पा रहा है? स्वरोजगार की अगर मैं बात करूँ या एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है? एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो एक हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा युवाओं में उसके प्रति रुझान बढ़ा है। जैसे हम रिसेंटली देखें तो शार्क टैंक वगैरह जो आए थे, इनकी वजह से भी काफी ज्यादा जो है, मतलब एक तो नॉलेज बढ़ी है लोगों के अंदर, और इंटरेस्ट भी जागा यूथ के अंदर कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी एक फील्ड हो सकती है। मैं एक कंपनी में किसी ओनर के पीछे भागने से अच्छा है खुद का कुछ करूं। तो हाँ, वो मैं एक मुद्दा मानूंगा कि कुछ हद तक उसमें डेवलपमेंट हुई है, बट फिर वही बात आ जाती है कि उस मुद्दे के अंदर काफी ज्यादा और स्कोप है, इतना ज्यादा कि हमारी यूथ जो है वो काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है, काफी ज्यादा ऐसे चीजों में लीड कर सकती है। तो वो आगे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है वो चीजें। बढ़ाई जा सकती हाँ है। जी। तो ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं ऐसा लग रहा है। कुछ हद तक हाँ, इस मामले में कहूंगा कि कुछ हद तक ठीक है। परंतु फिर वही आ जाता है कि एक इंसान को यदि यह भाव दिया जाए कि वही सब कुछ है, और जैसे कि अभी रोहित ने बताया कि मीडिया के ऊपर जो उनका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो जो चाहे वही प्रोजेक्ट हो रहा है, जो उनकी कमियां वो इतने आसानी से छुपा दी जाती है, और जो उनके उनके अच्छे काम है, भले ऑब्वियसली उन्होंने कुछ तो काम किया है 10 साल में रहने के बाद, तो उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे उन्होंने ही सब कुछ करा है, और ये सब। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो उन्हें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, आप यहाँ पे परमानेंट नहीं है, लोकतंत्र है, और आपकी शीट भी बदली जा सकती है वोटर्स के मत को लेकर। ठीक है, देखिए, इनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, काम कुछ हुए ज़रूर है, लेकिन लंबा वक़्त हो गया। क्या नाम है आपका? इधर। जिशान आरिफ नाम है। जिशान, सबकी बात आप सुन रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में और क्या चल रहे हैं, आपको कैसे देखते हैं? आज की डेट में तो सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। हम युवाओं के लिए मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। जैसे आप लोगों के, जैसे हमारे पेरेंट क्या चाहेंगे कि महंगाई थोड़ी कम हो ताकि हमें अपनी फैमिली चलाने में बेटर हो, बट आज की डेट में सरकार ये कर रही है कि सिर्फ रिलीजन के नाम पे आके और सिर्फ यही मुद्दा लगा रही है। मेरे
मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 10 साल में कुछ किया है तो आप उस चीज पे क्यों नहीं मांग रहे हैं? वोट मांगना चाहिए आपको, लेकिन आप आ रहे हैं सिर्फ आके आप रिलीजन के नाम पे खेल रहे हैं हमेशा, कि हिंदू मुसलमान या फिर एनी रिलीजन पे आप सिर्फ ये डिबेट करें। और जैसे आपने अभी बताया कि दिखाया जा रहा है कि मोदी का हमारे जो है उनका बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है विदेश में। अभी ऑस्ट्रेलिया के पेपर है, उसने छाप रखा है कि पीएम मोदी जो हमारे हैं वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कर्नाटका में प्रज्वल रौन्ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हाँ हमारे पीएम का बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है या फिर ऐसा कुछ रहा है, बट एक्चुअल फैक्ट में ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा है कि वो रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे बताया आपने कि सबका साथ सबका विकास, आप देख सकते हैं कि कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी किसान किसान आंदोलन हो रहा है, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? अभी हमारे महिला पहलवान पहलवान कब से प्रोटेस्ट करी थी, उनका कुछ नहीं हुआ। और अग्निवीर चल रहा है, अग्निवीर में हमारे 4 साल हमारे बीटेक में निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है। और अब 4 साल किसी को जॉब देकर और फिर से छोड़ दोगे कि जाओ तुम्हें जो करना है तो वो करो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो गई। और रही बात आप दूसरे देशों की दंगा रुकवाने की बात करते हैं, मणिपुर 1 साल से ज्यादा हो गया वो जल रहा है, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल नजर नहीं गया कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। अगर आपको आपने इतने काम कर रखे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने काम कर रखे हैं, तो आप क्यों नहीं उन मुद्दों पे खेलते हैं, ना कि आप रिलीजन मुद्दे पे क्यों खेलते हैं? आपने कुछ स्मार्ट सिटी बनाया, ये बनाया वो बनाया, आप वो जाके जनता को क्यों नहीं बताते कि मैंने ये किया, आप मुझे इस पे वोट दीजिए? आप जाते हो सिर्फ बोलते हो कि सिर्फ रिलीजन रिलीजन के नाम पे खेलते हो, तो ये तो बिल्कुल आप खुद समझ सकते हो कि ये तो बिल्कुल वो नहीं है कि आपने कुछ कर रखा। और दूसरी बात जैसी रहेगी डिक्टेटरशिप, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि डिक्टेटरशिप आनी है। आप ऐसे हजारों न्यूज देख रहे हो, अभी फिलहाल में न्यूज चल रही है उत्तर प्रदेश में लोगों को बूथ से भगाया जा रहा है। अभी आपने बहुत सारे रिसेंट वीडियो देखे होंगे कि एक लोग जा रहे हैं और पूरा उस बूथ को हाईजैक कर ले रहे हैं, एक अपने बेटे से वोट डला रहे हैं। तो ये मतलब इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे तो पूरा मतलब रेस्ट एंड पीस हो रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो कुछ बोलने वाले है नहीं। और दूसरी बात की बूथों पे जाके वो पर्ची फाड़ दी जा रही है और कैंपेनिंग भी की जा रही है। जिस दिन हो रहा है वोट हो रहा है उस दिन तो लीगल नहीं है कैंपेनिंग करने का, बट फिर भी उस दिन कैंपेनिंग हो रही है, तो बिल्कुल ये मतलब कि वो तो सारे नेता कर रहे हैं ना, एक जगह पर चुनाव हो रहा है, दूसरी जगह पर सारे नेता बट प्रचार कर उस रहे हैं, जगह सब पे कर नहीं रहे हो रहा है ना। जैसे कि समझ आज यहाँ हिसार में तो आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, बट हो रहा है किसी यहाँ पे कैंपेनिंग हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कहीं पे जगह लोग अपना पर्चा भर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी पर्चा एक्सेप्ट नहीं की जा रही, खारिज की जाए, जैसे आपने अभी देखा होगा गुजरात में। और उसके बाद मैं बनारस की न्यूज बता रहा हूँ कि आपको एक कॉमेडियन थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी इलेक्शन लड़ने के वो किया था, बट उनका अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया था कि उनका पर्चा लिया ही नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो बेचारा बंदा 5 दिन से पिछले लगा हुआ था अपना पर्चा भरने, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको पर्चा भरना ही नहीं दिया। मेरे हिसाब से अगर आप विश्व गुरु हैं तो आप इतने छोटे कॉमेडियन से कैसे डर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये, आप उससे भी लड़ने दे। और तो कहीं जगह जो पर्चा भर रहा है उन्हें भी ये धमकाया जा रहा है कि आप पर्चा वापस ले लो, ये ले लो। डिक्टेटरशिप है एक तरीके से, आपको बिल्कुल लग आ रहा रही है, है। बिल्कुल आ रही है, बट तो मुझे एक बात और बताइए, आप बोल दीजिएगा उसी में मैं जोड़ देता हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों की खूब बात करते हैं, और जब बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि जो सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं, चाहे जो भी योजना हो, वो सबको मिल रही है, उसमें हम कहीं नाम नहीं देखते, वो सबको मिल रही है। तो क्या इसकी हकीकत क्या है, कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो मैंने ये जो जितने सारे मुद्दा बताया वो मैं किसी रिलीजन के पर्टिकुलर नहीं बताया। ये हाँ, ये कि मुद्दा वो तो बस सारे सारे लोगों के योजनाओं लिए, हाँ ये मुद्दा तो सारे लोगों के लिए है, सबके लिए बराबर है। तो ऐसे ही जैसे सबके लिए बराबर है तो परेशानी सबको है, बट वो क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके और अपोजिशन जो मेजोरिटी में है उन्हें आगे दिखाने के लिए वो लोअर मेजोरिटी वाले लोगों को वो करते हैं कि देखो इनसे तुम्हें प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो सके। बस उनका यही खेल है कि मतलब कैसे होगा? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस एक वर्ग को डरा कर रखती थी कि ऐसा हो जाएगा, और अभी आप लोग जिस तरीके से भाषणबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं नजर आते हैं। हाँ, बस कोई कम कोई ज्यादा। कैसे होगा? तो देखिए आज की डेट में तो सब इतने अवेयर है, सबके पास तो अवेलेबल रिसोर्सेज, सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कि कैसे होगा। वो तो साफ दिख रहा है ना कि किसको क्या पीएम मोदी आ रहे हैं भाषण दे रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर मुद्दा दे रहे हो, तो ये तो आपको सबको देख ही रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने टारगेट क्या टारगेट लग रहा है इस बार पब्लिक, आप लोग सब यूथ हैं, क्या लग रहा है यूथ क्या सोच रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, क्या हो सकता यूथ बिल्कुल चेंज चाहती है। बस वही जो जितने मेरे हिसाब से जितने यूथ है सब परेशान है, क्योंकि देखिए हम यूथ है, हमें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम अपना वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दें, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें एक अच्छी अर्निंग करें, और हमारे पेरेंट्स जो है वो ये चाहेंगे कि महंगाई कम हो ताकि हम अपनी फैमिली को अच्छी तरह से खिला पाए, और अपने फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे अच्छे से हेल्थ दे सके। और रिलीजन कोई मुद्दा नहीं है, रिलीजन एक ये क्या बोलते हैं रिलीजन को, एक आस्था है? है। लेकिन काम के आप लिए बाकी चीजें। रिलीजन को आप ना एज अ लाइफ जीने की लाइफ के लिए वो कर सकते हैं। आप इस पे पूरा गेम नहीं खेल सकते रिलीजन के नाम पे, ये वो। यहाँ पे हम सारे भाई लोग हैं, हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बस
दिखाने के लिए जो मीडिया में दिखा रहे हैं और रियलिटी में जो रिलीजन पे बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट जी। को भी लगता है कि युवा जो है वो बदलाव चाहता है और बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। आगे आइए, क्या शुभ नाम है आपका? रोहित। रोहित, सबकी बात आप सुन रहे हैं, आपके तमाम दोस्त हैं, सब यस क्लासमेट्स सर। होंगे आपके, क्या लग रहा है मुद्दे जो हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है। पहले तो मुझे बताइए हिसार शहर में किस तरीके से लगता है, बाहर भी जाते होंगे, यहाँ के अगर बात करें तो कितना चेंज, कितना विकास? वैसे हरियाणा में तो कुछ विकास किया नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना। और वैसे हरियाणा बहुत सारे पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है कि भाई बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, फिर भी हमारा वो मतलब हरियाणा का कुछ नहीं हो पा रहा। जैसे हुड्डा ने बताया कि मतलब उसके बाद वो रोहतक तो मेट्रो आनी थी और यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई। और वहाँ यहाँ की ये बात है कि एजुकेशन लेवल भी बहुत घटता जा रहा है। हम देखा जाए तो मैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। और वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेरोजगारी को छोड़ के मतलब विकास को छोड़ के और ये छोड़ के कि भाई हमारे घर रोजी रोटी कैसे आएगी, दोनों घर वो भी बात करिए कि भाई हमारा धर्म कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पे वो लड़ रही है। वही बात आ गई कि मतलब आप 2 बार पीएम रहोगे, उसके बाद भी आप डेवलपमेंट की नहीं बजाय नहीं, मेन पॉइंट डेवलपमेंट को नहीं बना रहे, बना रहे हैं आप धर्म को कि हमारे धर्म में ये है वो है। और आजकल लोग मतलब जो हमारे यूथ है वो भी इन्फ्लुएंस होता जा रहा है कि हम कट्टर मतलब धर्म के उसमें होते जा रहे हैं। और ये जो बात गलत है वो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और आप अभी मेन देखोगे कि भाई आप सोशल मीडिया में भी देख लो, ऐसे लोग लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पे, ये हो जा रहा है। और आप ये नहीं देख रहे कि वो एजुकेशन या फिर रोज मतलब बेरोजगारी कितनी फैल रही है, फिर महंगाई कितनी आज की डेट में हमारा इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% है, जो कि बहुत गलत सीन है। मतलब नॉर्मली 6 मेंटेन था पिछली गवर्नमेंट में हमारा, और आज 7 से 8 है। और हमारी एफडी कितनी मिल देती है 6%। ये मतलब सीधा वो दिखा रहा है कि हमारी वो पावर ऑफ मनी है वो घटती जा रही है, और पावर ऑफ मनी घटती जा रही है। और यही बात आई थी कि हमारा डॉलर महंगा होता जा रहा है और रुपए का रेट घटता जा रहा है। आज भी आम आदमी 10 से 15 हजार कमाता है और 10 से 15 हजार में कुछ नहीं हो पा रहा। हमारी बीटेक की फीस हमारी 60 से 80 हजार के बीच में है। तो अब नॉर्मल बंदा जो घर से आ रहा होगा वो कहाँ से कंटेन करेगा। बीजेपी गवर्नमेंट को एजुकेशन के बारे में बहुत सोचना चाहिए और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जबकि वो नहीं सोच रहे। बस ये सोच रहा है कि भाई लोगों में किस तरह फूट पैदा की जाए, धर्म के नाम पर राजनीति कैसे जाए। हरियाणा में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही तो वो कर रही है भाई मतलब जात के नाम पे राजनीति कर रही है। जैसा हमारा भी वो खट्टर साहब जो चेंज कर दिए और उन्हें मतलब एक निम्न उसके बना दिया हमारी जाति के, ताकि वो ज्यादातर वोट आ सके। वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। वोट जात और जात की वो जात को लेकर वोट बैंक की राजनीति तो हर पार्टी करती है इस देश में और हर राज्य में होता है, कोई नहीं। हाँ, धर्म को लेकर आप जो आपका जो लगता है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जात को लेकर मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ, पार्टियां टिकट ही जात के नाम पर, जात के समीकरण के नाम पर देती हैं। और कई बार लोग किसी ऐसे नकारा व्यक्ति को भी जिता देते हैं अपनी जात के नाम पर कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी जात का है। ये भी होता है इसी हरियाणा में, इसी राजस्थान में, इसी बिहार में हमने देखा। सर इसी हरियाणा में आप डेवलप करके भी तो मेन पॉइंट खेल सकते हो, वो बात ये आ जाती है ना। और हरियाणा तो आराम से डेवलप हो सकता है, इतनी अच्छी लोग हमारे पास गुड़गांव आराम बहुत अच्छी अच्छी जगह रही जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट है। पानीपत में ना बहुत सारी फैक्ट्रीज है और मतलब लोग उद्योग पानीपत में बहुत है। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, इतने सारे हैं कि मतलब आप हर गली में 2-3 फैक्ट्री मिल जाएंगे आपको। कंबल वहाँ वीवर सिटी कहा जाता है, वहाँ पे आप डेवलप करना चाहिए, बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ से बाहर से लोग आते हैं और काम करते हैं। अब वहाँ के लोगों को भी बाहर जाना काम करना, बाहर जाना पड़ रहा है काम करना, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही है। तो इसका मेन मेन किसको मान सकता है। अब धंधा नॉर्मली छोटे लोग तो करते नहीं है, धंधा होता है वो बड़े लोगों से ही। अब जैसे वहां पे बनता है कारपेट आता है विदेश से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो विदेश की डिमांड कैसे कम हो रही है, ये बात और हमें बढ़ाना चाहिए। हमें लघु उद्योग को ऊपर उठाना चाहिए, ताकि वो एमएनसी तो अपने आप किसी तरह कर ही लेगी, क्योंकि एमएनसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, कितनी सारी वो कंपनीज थी जो मोदी गवर्नमेंट से सपोर्ट करी है। लेकिन लघु उद्योग का क्या रहा, उनका कुछ नहीं हो रहा। ये मेन बात है कि भाई अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा था, आप सबने बहुत सुना होगा इसके बारे में। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी को बहुत ज्यादा चंदा मिला। ठीक है, जब आंकड़े आते हैं बीजेपी को बहुत ज्यादा चंदा मिला, लेकिन जब वो कहते हैं कि घोटाला बीजेपी ने कर दिया तो चंदा तो बाकी पार्टियों ने भी लिया। एक कुछ लेफ्ट की पार्टियां थी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा शुरुआत से ही मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। सिर्फ एक लेफ्ट की कुछ पार्टियां थी, लेकिन बाकी सब ने लिया। तो ऐसे में आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हो, तो आरोप तो आप पर भी लग रहा है ना। किसी को 1400 करोड़ मिले, किसी को 500 करोड़ मिले, किसी को 700 करोड़ मिले। ठीक है, बीजेपी सत्ता में ज्यादा है, जैसा उनका भी तर्क है, तो इस हिसाब से उनको ज्यादा मिला। सर एक तरफ सारी पार्टी को चंदा मिल रहा है, एक तरफ 50% उन्हीं को मिल रहा है, ये तो गलत है। और वो उन्हीं पार्टी से ले रहे हैं, उन्हीं कंपनी से चंदा ले रहे हैं जो कंपनी को जिस पे वो गेम खेल। जैसे कि यहाँ पे एक वो पार्टी का नाम आता है कि बीफ एक्सपोर्टर से ले रहे हैं, हाँ, और कोविड शील्ड से लिया। ये मतलब ऐसी कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड गिरे जा रहा है और उन्हीं कंपनी को वो मिल रहा है। और वो कंपनी का अगर बेस चेक करो फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, फिर भी उस कंपनी को हमें वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये तो फिर गलत बात है। ऐसे ही मतलब चंदा तो सब सारी कंपनी वो लेती है पार्टीज, लेकिन आप हद से ज्यादा चंदा ही ले रहे हो तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं। आगे आइए, क्या नाम है आपका? सत्यपाल, क्या लग रहा है मुद्दे सबकी बात आप सुन रहे हैं, आपके सारे दोस्त तमाम अलग अलग मुद्दे बना रहे हैं, तो आप उसमें क्या जोड़ेंगे? और अगर मैं 10 साल में बीजेपी की सरकार को देखूं तो कुछ काम बेहतर इनके लगे, कुछ भी? कुछ तो सही लगा है, बट जैसे कि इन्होंने इतना हाइप फैला रखा है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना हुआ। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्या नाम है जी, अगर जब हम आजाद हुए थे तो हमारा पर कैपिटा इनकम कितना था और हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, सेम है, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बस हाँ, थोड़ी
कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, बस ये रिलीजन के रूप में लड़ रहे हैं और कुछ नहीं बस। तो क्या करेंगे फिर, क्या लगता है? अच्छा, विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी है, तो अभी जो वो सरकार में आएंगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन अभी एक जो दावे वादे कर रहे हैं उसमें दिखता है दम। ना भाई, क्योंकि 10 साल से उन्होंने कई वादे कर रखा है, कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ है, तो फिर अब कैसे उन पे विश्वास कर लें कि ये वादा पूरा करेंगे? और बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही नहीं है। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी हो गए, तमाम अलग अलग नेता हो गए, जो कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार में आएंगे। उनके जो दावे हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, युवाओं को आते ही 30 लाख रोजगार देंगे, उसमें दिखाई देता नहीं, है मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि क्या नाम है, अभी तो पार्टी वो भी उतना नहीं कर पाएगी, बट क्या नाम है, जो ये बीजेपी है, ये इतने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, ज्यादा बहुत दावा कर दिया है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया है उसके हिसाब से, दावे के हिसाब से। ये बड़ा है। मैं देखिए, इनको भी लगता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आगे ये क्या, शुभ नाम है आपका? अमान हुसैनी। अमन, क्या क्या मुद्दे आपको लगता है यूथ के क्या क्या होने चाहिए, और आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए? मैं सोनीपत। सोनीपत का, तो सोनीपत का भी थोड़ा हाल बताइएगा, वहां पर कितना काम धाम देख के। तो सोनीपत दिल्ली के पड़ोस में है, तो दिल्ली तो वहाँ से दिल्ली का इन्फ्लुएंस आता है, तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत है, पर जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है वहाँ पर, बात वो है। और रही बात ये मुद्दों की, तो मेरे लिए जो मेन मुद्दे हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर, और मेन की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बड़ा अच्छा काम करा है, इसके लिए कोई भी ये दो राय नहीं है। पर रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, देखिए माने हम मानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है और इसमें चैलेंजेस होते हैं। जो वर्ल्ड पूरे पूरे वर्ल्ड का वो चलता है कि जैसे ये दुनिया में ही अगर वॉर चलने लग रही है और वहाँ पर पूरी दुनिया में मंदी आ रखी है, तो हम कैसे बताएंगे हाँ भाई हमें जो। पर बात रही कि अगर आप ये कर वादे क्यों करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके हाथ में नहीं है ये बात। और रही बात ये बार बार रिलीजन, जो देखिए ये बात ये है कि अगर ये वोटर्स की गलती है एक तरह से, कि अगर वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होने लग रहे हैं कि रिलीजन के नाम पे, अगर अगर वो ये है कि उनको अगर आसानी से रिलीजन के नाम पे वोट मिलने लग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे ये, जब उससे पहले जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होने लग रही है, कि यूपी में आपको पता ही होगा कि यूपी में कितने हो रही थी कास्ट बेस्ड। तो रही बात उसकी कि अब पहले कास्ट बेस्ड होती थी, अब ये रिलीजन बेस्ड हो रही है, तो क्या फ़र्क है उसमें? अब कह रही है डेवलपमेंट की बात करने पे अगर जनता ही वोट नहीं देने लग रही, तो वो क्या करे उसमें? तो यही मेन मुद्दे हमारे, कि अगर देनी है तो हमें हमें रोजगार दीजिए और हमें हमारी हेल्थ केयर के लिए कुछ करिए। एक छोटा सा कंपैरिजन करना हो, एक तरफ बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ अब तो इंडिया अलायंस है, तो क्या लग रहा है, इनके दावों में उतना दम दिखाई दे रहा है कि आएंगे तो कुछ शायद बेटर कर पाए? इंडिया अलायंस ये पता नहीं क्या, ये कमज़ोर पार्टी है कि जी, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी आ सकती है। मतलब एक बीजेपी है जिसके पास है कि हाँ भाई हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम करके दिखाएंगे, और एक वो कि एक बहुत सारी पार्टीज एक साथ जुड़ चुकी है, किसी का कोई वो है, किसी का वो कोई मुद्दा है, अब वो आके एक साथ उन्होंने कभी आज एक साथ बैठ के उन्होंने वो नहीं करी अपनी मीटिंग्स मीटिंग, बस आके खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम नहीं देने वाले तुम्हें वोट, ये बात समझिए आप। नहीं, इसमें एक चीज मुझे भी समझ नहीं आती, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक हरियाणा में एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में वही कांग्रेस आम आदमी पर हमला कर रही है, आम आदमी कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो ये थोड़ा समझने वाली चीज का लोगों को महसूस भी कर रही है। दिल्ली की तो सबसे अच्छी बात है कि गठबंधन किस तरीके से, एक हाँ, ही दो पार्टियों का गठबंधन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से। ये बस इनके खुद के ही सपने हैं, पूरे पूरे होने कुछ है नहीं। जैसे कि दिल्ली होगा वो हुआ था अभी, शराब घोटाला हुआ था, वो जो कांग्रेस ने एलिगेशंस लगाए थे उसके ऊपर, अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे, जब आम आदमी पार्टी पावर में आई थी उसने कही थी कि हाँ भाई कांग्रेस सबसे करप्ट पार्टी है, ये करती है, और अभी तुम उनके साथ ही घूमने लग रहे हो, कहने लग रहे हो कि हाँ भाई हम, अगर तुम्हें इतने ही अपने मोरल स्टैंड पॉइंट्स पे रहना था तो तुम्हें रहना चाहिए था, तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था अपनी बातों से। वो क्या लग रहा है, तो फिर वो जो बार बार बात होती है कि मजबूरी वही रहेगी कि बीजेपी को चुनना या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, क्या ऑप्शन वाला चक्कर है कि सामने ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, किसको वोट दोगे बताओ अब? हरियाणा में तो चलो हम कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने काम नहीं करा है, पर दूसरी जगह तो अगर मैं दूसरी जगह का वोटर हूँ, मैं सोचूं कि अब मुझे वोट करना है, तो मैं किसको वोट करूँ? मैं एक साइड है कि जो बिखरे हुए लोग हैं, या ये कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी खड़ी है मेरे साइड में, जो जो पता है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट दे सकती है, तो मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। मतलब सिंपल, कुछ तो बेटर करेगी, सब कुछ नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो बेटर मतलब इतनी करेगी, strong तो है। इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि विपक्ष अगर एकजुट मजबूती के साथ दिखाई देता तो शायद ऑप्शन भी लोगों को नजर आता। क्या सुनना है आपका इधर? आतिफ, सबकी बात आप सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए चैलेंज क्या दिखता है सबसे ज्यादा? अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रोजगार की बात हो रही है, लेकिन एक बड़ी टेक्निकल बात है कि सारे सभी युवा को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, तो उस लिहाज से हम कोशिश तो कंपटीशन जो कंपटीशन खाली पद है वो जरूर भरे जा सकते खाली पद सर इतनी मतलब कि जो एग्जाम होते हैं एग्जाम में घोटाले हो जाते हैं, मतलब जो पेपर लीक हो जाते हैं, जो जो वो है हमारी सीटें हैं उन्हें कम से कम फिल करना चाहिए ना, उनको फिल करेंगे जब तो आगे और जॉब क्रिएट्स होंगी और कंपनी आएंगी, इन्वेस्टमेंट। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सर, रेपिस्ट को जो रेपिस्ट अभी एक वो जो किसान वो
जो महिला वो थी रेसलर, उनको जो रेपिस्ट था उसके बेटे को ही टिकट दे दिया वहां से। यूपी में एक जगह है गोंडा, वहां से उसको बेटे, कोई और बीजेपी में कोई और कार्यकर्ता नहीं था कि उसको किसी और को देना चाहिए, मगर ऐसा करते हैं कि जो रेपिस्ट है या कोई क्रिमिनल है उसको ही ज्यादा टिकट दिए जाते हैं। इस वजह से मतलब फिर लॉ एंड ऑर्डर में भी दिक्कत है। और मतलब हमें चाहिए कि मतलब थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर और एम्प्लॉयमेंट जो है ना सर, उसको मुद्दा बनाना चाहिए, ना कि और किसी और चीज को, एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इस चीज को। तो इंडिया अलायंस, खास करके मैं राहुल गांधी का जिक्र करूं, वो तो बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन जब वो बात करते हैं तो बीजेपी के नेताओं से जब वो सवाल करो तो उनका कहना होता है कि भाई 2014 के पहले क्या स्थिति थी, युवा तब भी था, बेरोजगारी तब भी थी। तो उनका तर्क कई बार ये हो जाता है, तो वो जस्टिफाइबल है या नहीं? सर वो देखिए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों वादे करते हैं, पर हमें देखना चाहिए ना कि किसके आने से हमें फायदा है, ये देखना चाहिए। जैसे कि अभी बीजेपी बहुत साल से, हमने 10 साल से लगभग उसमें है, सेंटर में, तो मतलब कि हमें कुछ इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो दिख रहा है, मतलब कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी नहीं, तो मतलब कि जो एक तरह से मान सकते हैं पेपर इकोनॉमी बन रखी है। मगर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को भी तो एक बार मौका देना चाहिए ना, क्या पता कुछ कर दे या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए इस वजह से। सर रही बात उसकी, राहुल गांधी ने सर अभी उसको प्राइम मिनिस्टर को अपने वो उसके लिए डिबेट के लिए इनवाइट किया था, उन्होंने मना कर दिया। मतलब कि हमें कम से कम फ्री स्पीच के लिए या कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि इकोनॉमी पे बेटर डिबेट हो पाए, जो मुद्दे एक दूसरे के सामने आ पाए, एक दूसरे से डिबेट कर पाए। पब्लिक यहाँ भी कंफ्यूज है ना कि आखिर भरोसा कैसे करे, जो पार्टी खुद 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वो कैसे एक बड़ा विकल्प, एक मजबूत विकल्प दे पाएगी? सर देखिए, अब और कोई क्या option- गठबंधन ही उतना मजबूत दिखाई देता? और कोई ऑप्शन नहीं है ना, अगर हम उनको नहीं देंगे तो किसको दे? 10 साल से तो बीजेपी है मतलब सेंटर में, अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन होता, कोई और सेंटर पावर में होती, मतलब कोई और पार्टी मजबूत होती। ऑप्शन इतना मजबूत दिखाई दे रहा है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आखिरी वक्त तक सीटों के बंटवारे को लेकर ये आपस में फंसे रहे, एकजुटता उस तरीके से जनता को नहीं दिखा पाए। जनता तो ऑप्शन चाहती है, लेकिन ऑप्शन दिखना भी चाहिए ना उस तरह का। ऑप्शन तो सर देखिए, अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एनडीए अलायंस का है या इंडिया का है, बस यही दो ऑप्शन है। तो एनडीए तो हमने एक सेंटर में ही तो चाहिए कि हमें वो इंडिया को थोड़ा देखना चाहिए इंडिया को देखना चाहिए। यस। इनको लगता है कि इंडिया को देखना चाहिए था। क्या शुभ नाम है आपका? रविक। रवि, क्या लग रहा है, तमाम लोगों के, अपने साथियों की आप बातें सुन रहे हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव के? यहाँ हिसार का पहले थोड़ा हाल बताइए। हिसार में देखिए पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हरियाणा सरकार है, जो इसमें कोई डेवलपमेंट हरियाणा में, कोई हिसार में पर्टिकुलर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हरियाणा हिसार में। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डालना हो, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जीजीयूसी ले लीजिए आप, दिन ब दिन कोर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कोर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी ज्यादा आएंगे। हॉस्टल की फैसिलिटी पहले ही बच्चों के लिए कम थी, अब और ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सरकार को देखना चाहिए ना भाई, इतने आप कोर्स ऐड करवा रहे हो, प्लस फिर हॉस्टल नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। हमारा एचएसबी डिपार्टमेंट है, एचएसबी पर्टिकुलर हमारे बिजनेस के बच्चों के लिए था, लेकिन अब वहाँ पे एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, फिर एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। तो ये तो फिर कर रहे हैं ना लोग। तो इस बार हिसार की जनता, हिसार का युवा क्या सोच रहा है, कैसे करेगा मतदान? मैं इसलिए क्योंकि चौटाला परिवार से ही 3 लोग हैं, कांग्रेस से जेपी जी हैं। चौटाला का तो कोई सिस्टम ही नहीं है हिसार में। दो ही हैं बिल्कुल जिनकी टक्कर है, एक तो बीजेपी जिनसे रणजीत चौटाला है, और दूसरे हैं कांग्रेस एनडीए अलायंस से, जो बिल्कुल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो जेपी सिंह है। बस दो ही। और हाँ, और मेरे हिसाब से जेपी ही जीतने वाले हैं यहाँ से, बिल्कुल जीतने वाले। क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी के जो एमपी थे यहाँ से, ब्रिजेंद्र सिंह, असल तो कोई नाम भी नहीं जानता मिलेगा उनका, ऐसे आदमी थे वो। बस वो लहर चल गई थी मोदी मोदी मोदी, उसमें जीत गए। उस टाइम भी किसी से पूछ लेते इस तो बार क्या है मोदी लहर? बीजेपी के नेता तो खूब दावा करते हैं, लेकिन आप लोग बताइए। लहर कौन चलाता? आप लोग चलाते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाता है वहाँ पे? हमारे मुद्दे कौन उठाएगा ये बताओ? किसान है, तो देखिए, झंडा डंडा उठाकर पब्लिक पहुंचती है ना, तो मीडिया भी तो वही दिखा। मेरे घर पे टीवी चल रहा है, मेरे पापा खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते, दिहाड़ी करते, वो मुद्दे देखेंगे या काम करेंगे? वो शाम को आके टीवी ऑन करेंगे, टीवी पे क्या चल रहा होता है? मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वॉर रुकवा दी। पापा ये कोई लॉजिक है इस चीज का? ये चीजें देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, यार काम कर रहा है यार बंदा है, तो इसको तो वोट दें हम। तो अगर मेन स्ट्रीम जयशंकर ने तो अभी हाल में बताया कि मोदी जी ने फोन किया था, कुछ घंटों के लिए रुक गया था सब कुछ, ऐसा उन्होंने कहा है। पूरी बात ऐसा बिल्कुल भी, चीजें मैनिपुलेट करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मणिपुर को रुकवा दो ना, तो अपनी कंट्री, अपना सारा कुछ अपने अंडर है, राजा देश का, यहाँ पे रुकवा दो ना, फिर वहां रुकवा दिया यूक्रेन का और रशिया का, और रुका दिया। ये कोई लॉजिक बना रहेगा आपस में? आप बताइए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही जब एक तरफ पर्टिकुलर बायस हो रखा है, तो सारा कुछ दिखाते ही मोदी मोदी, मोदी जी ने ये कर दिया, राम मंदिर का ये कर दिया, फिर वो कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है ही नहीं। राहुल गांधी को पप्पू घोषित, पर्टिकुलर पप्पू घोषित कर दिया। एक भी ऐसा दिखा दीजिए राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी पर्टिकुलर ये मान रहा भाई हमसे गलतियां हुई हैं और हम उनको सुधारेंगे। और ये 10 साल से, अभी भी नेहरू जी ने ये किया था, अरे तुम 10 साल से सुधार लो।
कितना टाइम लोगे और तब तक तो भट्ठा बिठा दोगे तुम। तो अभी कह रहे हैं कि अभी तक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर 10 साल तक ट्रेलर चलेगा तो पिक्चर फिर आने वाले 10 साल और ट्रेलर चलेगा। बताओ फिर कब होगा विकास। ट्रेलर पिक्चर में फंसे रह जाएंगे। फंसा रखा है यहीं पे अब तक, ट्रेलर पिक्चर में ही फंसा रखा, कुछ किया तो है ही नहीं। ये बताइए क्या कर दिया हर चीज में। अब ये सबसे मेरे गांव के बच्चे कम से कम 100-150 बालक बढ़िया दौड़ मारा करते सुबह उठ के आर्मी के लिए। अब 4 साल ही करती कि 2 बालक भी नहीं पाऊंगे रोड पे। क्यों करेंगे वो तैयारी आप बताइए। अभी एक वो रणजीत जी वोट मांगने के हुए थे, एक रिटायर्ड सूबेदार ने क्या कहा, बोले मैं 25 साल जो नौकरी करके आया हूँ आर्मी में, फिर भी मैं पर्टिकुलर ढल नहीं पाया था, सिस्टम में कुछ थी कमियां। 4 साल में कैसे फौजी बना दोगे, बताओ कैसे फौजी तैयार कर दोगे आप 4 साल में, क्या लॉजिक बन रहा। फिर भी ये और एक और सबसे बड़ी बात, ये विपक्ष में है, इन्होंने ये कर दिया। अब केजरीवाल ने पूरा किली ठोक रखी है, ठीक है। अब केजरीवाल एक बार ये बोल दे भाई मैं बीजेपी के साथ हूँ, फाइलें गायब हो जाएंगी, लैक ऑफ एविडेंस में उसको ईडी रिहा कर देगी, सीबीआई केस ही नहीं बनाएगा। क्या चल रहा है। अगर दम है तो बिल्कुल पर्टिकुलर वो आए पार्टी में या ना आए, आप करिए उसका सुलझेड़ा क्या है। लेकिन इसमें एक सवाल और भी है, ठीक है, पॉलिटिकल आरोप केजरीवाल भी लगाते हैं, लेकिन मेरा ये पूछना है कि फिर इतने दिन हो गए मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने, कुछ तो कोर्ट मेरिट देख रहा होगा, केस में जमानत नहीं दे रहा। केजरीवाल को भी जमानत नहीं दी है, चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। वो ठीक है, वो मंच पर खड़े होते हैं, कहते हैं कि आप वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। कोर्ट का फैसला तो बदलेगा नहीं वोट से, 2 तारीख को तो जाना होगा, भले उसके बाद कोर्ट जमानत दे दे उनको। लेकिन अगर केस में मेरिट नहीं है या ईडी अगर गलत ही है, तो कोर्ट तो जैसे अभी जमानत दी वैसे तब भी दे सकती है। बात पता है क्या है, ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भी केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल ने तो परमाणु घेर दिया, पर वो बीजेपी में चला जाओ जिब क्यों जाए है। बात यह है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी थे, ठीक है, उन पे कितने बड़े घोटाले का आरोप लगाया था, ठीक है। वो जैसे ही बीजेपी में आए कोई बात ही नहीं कर रहा, पर्टिकुलर सीएम है वो, क्या फिर ये क्या चल रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा। प्रज्वल रवन्ना ने कितना बड़ा कांड हो रखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात ही नहीं हो रही उस बारे में कि उसने क्या कर दिया, क्या चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो मुद्दे तो दिखाए ही नहीं जा रहे, मुद्दे का पता कैसे चलेगा। पब्लिक, आपको लग रहा है कि पब्लिक उन मुद्दों पर गौर कर रही है? क्योंकि आप लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर हम बता रहे हैं, हम मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे पापा को बता रहा हूँ टीवी ना देखा करो, बंद करो इसको, ये तो माइंड वॉश कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर ब्रेन वॉश कर दिया इसने तो, इसको ना देखो। अब चेंजें हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है अब, और ऐसा लग भी रहा है कि बार हो जाना चाहिए चेंज, बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाना चाहिए चेंज। बहुत सारी चीजें हैं और तमाम अलग अलग युवाओं की आपकी बातें सुनी, सबकी। आप लोग आएंगे आगे, आइए आइए जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? निपुण। सबकी बात हम सुन रहे हैं, कुछ आप इसमें ऐड करेंगे या लगता है कि कुछ और होना चाहिए? सर मेन बात ये है कि जैसे कि सबने बताया कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी है वो ठीक काम नहीं कर रही, बट फिर भी अगर एग्जिस्टिंग पार्टी फिर से रूल करती है इंडिया में और हरियाणा में, तो इसका मतलब ये है कि हम फैमिली से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हमारा जो मतलब मेन जो फोकस होना चाहिए, जो हमारी एजुकेशन ने सिखाया है, हम मैनिफेस्टो को देख के हम अपना वोट खुद अपने अकॉर्डिंग दें, ना कि हम फैमिली से फैक्टर से अदर फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो। अगर फैमिली से, सोसाइटी से, फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर कास्ट को वोट इन्फ्लुएंस होकर फिर से वोट देंगे तो फिर से वही चीजें रिपीट होंगी, और जो कि मतलब हरियाणा के लिए और सोसाइटी के लिए और ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए वोट देते टाइम। आपको किसी और से प्रभावित मत होइए, अपनी सोचिए, अपने मुद्दों की बात कीजिए। तमाम युवाओं को आपने सुना, सबकी अलग अलग राय है, सबको लगता है, किसी को लगता है बदलाव होना चाहिए, किसी को लगता है कुछ काम ठीक हुए। लेकिन एक मुद्दा जो सबके लिए है वो है रोजगार, और रोजगार पर और गंभीरता के साथ बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। बड़ी बड़ी बातें युवाओं के लिए होती हैं चुनावी मंचों से, लेकिन युवा की क्या स्थिति है वो हमने आपको जानने के लिए युवाओं से ही बात करवाई आपकी, कि उनको क्या लगता है। अब फैसला आपको करना है। मतदान के दिन अपने घरों से जरूर निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका वोट बहुत जरूरी है। क्या जल्दी से आइए। इतनी देर से क्या सोच रहे थे आप, किस बात का इंतजार? ये आप बोल रहे थे इसलिए मैंने नहीं बोला सर। और जैसा कि किसी कम्युनिटी को लगता है कि वो मेरे हक में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें अपने सिर्फ सीट से मतलब है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा हमारी यूपी गवर्नमेंट क्या कहती है, वो बीफ और गाय हमारी माता ऐसे पे खेलती रहती है हमेशा रिलीजन के नाम पे। बट आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हमारे यूपी से ही होता है, और उन्होंने खुद ऑलरेडी 52 करोड़ का उन्होंने चंदा ले रखा है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए एक पर्टिकुलर मेजोरिटी वाली पार्टी को लेके और उसे ब्रेन वॉश कर सारी पार्टियां करती रही है ना, वो सारी। कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है, मुलायम सिंह पर आरोप लगता रहा है, लालू प्रसाद पे आरोप लगता है, सब पर लगता है। तो बट वो इस चीज को लेके वो लोग जनता को ब्रेन वॉश नहीं करते कि ये हमारी माता है। और उसी चीज को सबसे ज्यादा वो क्या कर, अगर आपके अंदर इतने ही आप इतने अंदर मतलब मानते हैं कि ये गलत है, तो आप सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी में होता है, आप उसे बंद करा देने चाहिए थे। और ये लगा कोविशील्ड तो आपने क्या किया कि आपने चंदा ले लिया और पूरा जनता को आपने वैक्सीन दिलवा दी, और उससे अब तो साइड इफेक्ट आ रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने लगा रखा है, बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, तो अब तो आगे क्या होने वाला है, अब तो
ऊपर वाला ही जानता है कि अब हम लोग को क्या होने वाली है। तो ये सब चीज़ों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ना। पर सोचना चाहिए, ये और बड़ा ये नहीं इम्पोर्टेंट सोचना चाहिए कि वो किसी के सगे हैं, वो किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ़ अपने कुर्सी के सगे हैं, बस। सर, एक चीज जो आपने अभी कही कि ये मुद्दे तो हर पार्टी उठाती है, तो ये तो भारतीय राजनीति का एक मूलभूत वही है कि हर पार्टी है वो पॉलिटिक्स, इट इज अ डर्टी पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो आपने जैसे कहा कि विपक्ष इतना मजबूत दिख भी रहा है नहीं, तो वो ये है कि लोकतंत्र का एक लेवल तक सही होता है कि एक पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, उसे अलायंस की जरूरत नहीं पड़ी और वो देश को लीड कर रही है। लेकिन इतनी ज्यादा जब उसके पास सेंस आ जाती है कि मैं ही सब कुछ और मेरे टक्कर में कोई नहीं आ रहा, तो वहां पे भी तो मजबूत विपक्ष की जरूरत है। मजबूत विपक्ष की जरूरत है। उसमें फिर साथ साथ जैसे मीडिया वाला मुद्दा इन्होंने उठाया और जैसे हर पार्टी का मुद्दा उठता है, तो ये तो हम सबको पता है कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस आएगी तो वो भी दावे करेगी, दावों पे खरी नहीं उतरेगी। पर वही बात बीजेपी के ऊपर है। तो आप ये कह के कि पार्टी मजबूत नहीं है, ये इतना नहीं कर पाएगी जितना हम कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो हम उस बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं ना कि आप पार्टी में तीसरी बार आ जाओगे तो फिर भी आप दूध के धुले, आपको करने तो वही चीज है। तो एट द एंड रह तो सारी चीज जाती है। यहाँ पे बस एक मुद्दा आ जाता है कि वो जो सेंस है ना अभी कि हमें कोई हटा नहीं सकता हमारी सीट से, हम तो है 400 पार जाएंगे, वो वाली चीज जो है वो उसको टक्कर देने की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनता को खुद सोचने की जरूरत है कि एक चेंज लाना चाहिए हमें अपनी तरफ से। वो देखिए विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती तब है जब सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो, ताकि जो बातें हो, जो दावे हो, उन पर एक तरीके से तमाम ऐसा ना हो कि कोई निरंकुश हो जाए, निरंकुश फैसले होने लगे। उसके लिए मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। ज्यादातर युवाओं को यही लगता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। और अमरुजाला.com पर एक बार फिर आपसे अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अमर उजाला पर बने रहिएगा।